अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। सही है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सही है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई फिज़िक्स क्या है, कि मैटर के बारे में डिस्कस करना। अब कोई भी चीज़ मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, कैमरा मोबाइल मैटर है, मार्कर मैटर है, मैं मैटर हूँ, आप मैटर है। सही है। ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। अब इन सारी चीज़ों के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आप देख के बता सके। सही है। या तो देख के बता सके या मेजर करके बता सके। सही है। यानी किसी भी मैटर की वो खुसूसियात जो कि देख के बताई जा सकती हैं और मेजर करके बताई जा सकती हैं, तो उन खुसूसियात को क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सही है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं इन्हीं बुनियादों पर। किस तरह से? कि भाई एक होती है क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नंबर्स में नहीं डिफाइन की जा सकती, नंबर्स में डिफाइन नहीं की जा सकती। सही है। जब नंबर में डिफाइन नहीं की जा सकती तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो वो ये प्रॉपर्टीज है कि भाई जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी मैटर को मैं देखता हूं और मैं बोलता हूं कि भाई इसका कलर क्या है, तो कलर को नंबर्स में नहीं डिफाइन किया जा सकता। कलर ब्लू होगा, ग्रीन होगा, तो वो इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके अलावा जैसे किसी चीज की स्मेल सूंघ के बता सकते हैं, तो ये उसकी क्या है, क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी। उसको नंबर्स में नहीं डिफाइन कर सकते। सही है। तो इस तरह की बहुत सारी क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज वो जिनको नंबर में डिफाइन नहीं किया जा सकता। दूसरी तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जिनको क्वांटिफाई किया जा सके। क्वांटिफाई करने का मतलब होता है हमारे पास कि भाई उसको नंबर में डिफाइन किया जा सके, नंबर में लिखा जा सके। किस में लिखा जा सके? नंबर में लिखा जा सके। नंबर में लिखा जा सके। जैसे कि हमारे पास किसी भी चीज का मास जो होता है, मास क्या होता है किसी भी चीज का? या तो 3 kg होगा या 4 kg होगा। तो मास को किस में डिफाइन किया जाता है? नंबर्स में डिफाइन किया जाता है। इसी तरह से किसी भी चीज का साइज, लंबाई 3 मीटर, 2 मीटर, 1 इंच, 2 इंच, तो ये 1 2 ये क्या आ गए, इसमें नंबर्स आ गए। तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन किस में किया जा सके? नंबर में किया जा सके। नंबर में करने के लिए क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मेजर करने की जरूरत पड़ेगी। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करके हम बताते हैं, तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती है? वो प्रॉपर्टीज होती है, क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हमारे पास दरअसल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। सही है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी बॉडी की, सब्सटेंस की, जो कि क्या की जा सकती है, क्वांटिफाई की जा सकती है। क्वांटिफाई यानी नंबर्स में बताई जा सकती है। किस तरह से? मेजरमेंट करके। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है हमारे पास फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज और दूसरे होते हैं हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। सही है। उससे भी पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि भाई जो ये फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको अगर हम लिखना चाहें तो लिख कैसे सकते हैं। जैसे
किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमने बोला कि भाई किसी चीज का वजन हो, तो वजन लिखने के लिए क्या जरूरी है कि भाई एक तो कोई ना कोई नंबर जरूरी है और साथ उसके साथ कोई ना कोई यूनिट लगा हुआ जरूरी है। सही है। अगर मैं किसी चीज का वजन पूछता हूँ कि भाई कितना वजन है, तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते भाई कि 3 वजन है। 3 के साथ आप कुछ ना कुछ बोलोगे, किलोग्राम बोलोगे या ग्राम बोलोगे या मिलीग्राम बोलोगे। तो वो जो भी आप चीज बोलते हो उस फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, उसका यूनिट कहलाता है। तो यूनिट दरअसल क्या होता है, यूनिट ऐसी चीज है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा होता है, बता रहा होता है कि भाई ये जो नंबर है, ये नंबर दरअसल किसके लिए है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए है, यह हमें किससे पता चलता है, यूनिट से पता चलता है। सही है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका ये होता है कि भाई सबसे पहले एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। ये मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, ये नंबर कहलाता है। ये नंबर जो भी होगा, जितना भी होगा, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी एक तो ये नंबर होगा और दूसरा साथ में क्या होगा, यूनिट होना चाहिए भाई। तो ये जो है ये तरीका है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का। सही है। अच्छा, उसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया 2 कैटेगरीज में। उसमें सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटीज पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती, यानी ये बुनियादी क्वांटिटीज है। सही है। इसी क्वांटिटीज से बाकी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव होती हैं। इन्हीं क्वांटिटीज से बाकी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव होती है। सही है। यानी ये दरअसल बेस क्वांटिटीज है। बेस क्वांटिटीज से मुराद बुनियादी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज। सही है। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से इनको क्या किया जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज। कहने का मकसद ये है कि भाई ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी अपनी एक डेफिनेशन है। ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी अपनी एक डेफिनेशन है, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो सारी की सारी इन्हीं से मिलकर बनती है। इन्हीं का मल्टीप्लाई होके, इन्हीं का डिवाइड होके इसी तरह से बनती है। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेस क्वांटिटीज यानी बुनियादी क्वांटिटीज है, ये हर मैटर के पास होती है। सही है। अच्छा, जिसमें से सबसे पहली क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, लेंथ। लेंथ किसी भी चीज की लंबाई, 2 पॉइंट के दरमियान जो भी फासला होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, लेंथ कहलाता है। उसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल, यानी ऐसा यूनिट जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता हो। सही है। तो लेंथ के लिए पूरी दुनिया में कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, मीटर का यूनिट इस्तेमाल होता है, और उसका सिंबल क्या है, एम है। सही है। उसके अलावा मास। मास क्या होता है, किसी भी मैटर के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर मौजूद है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर मौजूद है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। मास क्या है भाई, किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, ये क्या कहलाती है, उसका मास कहलाती है। सही है। उसके अलावा मास को जो पूरी दुनिया में जो उसका यूनिट एक्सेप्ट किया जाता है वो क्या है, किलोग्राम। वैसे और भी यूनिट होते हैं इसके, ग्राम वगैरह, लेकिन जो पूरी दुनिया जिसको समझ सकती है वो क्या है, किलोग्राम, यानी जिसको जो पूरी दुनिया में चलता है इसका। तो ऐसे इंटरनेशनल ऐसा ही यूनिट इसका जो है वो क्या है, किलोग्राम है, और इसका सिंबल क्या है, केजी। उसके अलावा टाइम। टाइम तो आप सबको पता है कि भाई किसको कहते हैं, टाइम का ऐसा यूनिट जो माना जाता है वो क्या है, सेकंड। लेकिन ऐसा नहीं कि टाइम को सिर्फ सेकंड में नापा जाता है, टाइम को मिनट्स में भी नापा जाता है, टाइम को हावर्स में भी नापा जाता है। सही है। तो लेकिन जो ऐसा यूनिट है टाइम का वो क्या है, सेकंड, जिसका सिंबल होता है एस। उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, जो हमारे पास करंट होता है, जो बिजली होती है,
असल में करंट कहते किसको है? करंट कहते हैं किसी फ्लो को, करंट कहते हैं फ्लो को। फ्लो मींस बहाव, कोई चीज बह रही हो। और करंट में क्या बह रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होते हैं। क्या बह रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होते हैं, या चार्जेस हम कहते हैं बह रहे होते हैं। सही है। तो जब कोई चार्ज फ्लो करता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है? ये करंट है। तो करंट भी एक बेस क्वांटिटी है। सही है। इसका यूनिट जो होता है वो हमारे पास होता है एम्पियर, और उसका सिंबल क्या है? ए। उसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हर बॉडी की बेस क्वांटिटी होती है। जैसे किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस का पता लगाना कि भाई ये बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, तो उस वो किससे पता लगाया जा सकता है? उस बॉडी के टेम्परेचर से पता लगाया जा सकता है। सही है। उसके अलावा टेम्परेचर का जो एसआई सिस्टम में यूनिट होता है वो होता है केल्विन, और उसका जो सिंबल है वो क्या है हमारे पास? के। उसके अलावा टेम्परेचर के और भी यूनिट है, जैसे कि डिग्री सी, डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है। तो लेकिन जो एसआई सिस्टम में है वो हमारे पास क्या है? केल्विन। उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मुराद ये है कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर हम मुझे अगर अंडों की खरीदारी करनी है तो हम अंडे किस तरह से खरीदते हैं कि भाई दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं। और हमें पता है एक दर्जन किसके बराबर होता है? तकरीबन 12 अंडे आते हैं उसमें। सही है। तो यानी एक डजन का मतलब क्या है? 12। इसी तरह से जब हम एटम्स को गिनती करते हैं, अब देखो हम चीजों की जब खरीदारी करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं। एक, या तो चीजों को गिन के खरीदते हैं, दूसरा या तो चीजों को तोल के खरीदते हैं। सही है। अब किन चीजों को गिन के खरीदा जाता है? उन चीजों को गिन के खरीदा जाता है जिनका साइज और शेप सेम हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर केले, केले का साइज और शेप सेम होता है, इसी वजह से वो गिन कर खरीदे जाते हैं, ना कि तोल कर। सही है। इसी तरह से हमारे पास अंडे हो गए, ये भी गिन कर खरीदे जाते हैं। तो गिनने पर जब हम इसको खरीदते हैं तो ये कितने होते हैं? 12 अंडों, यानी एक दर्जन का हम हिसाब लगाते हैं। इसी तरह से हम जब ये कहते हैं कि भाई हर चीज किससे बनी हुई? मैटर से बनी हुई। किस चीज से बनी हुई? मैटर से। तो मैटर, और मैटर किस चीज से बना हुआ है? मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि भाई हर मैटर किस चीज से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और सारे एटम्स आपस में एक जैसे होते हैं, उनका सेम साइज होता है, सेम शेप होता है। सही है। तो जब अगर मैं किसी मैटर के अंदर एटम्स की गिनती करता हूं, एटम्स को वो करता हूं, तो एटम्स को मुझे मेजर करना, गिनना चाहिए या तोलना चाहिए? क्योंकि एटम्स का साइज और शेप सेम होता है। सही है। जैसे हम अगर केलों की बात करें तो हम केले भी गिन कर ले क्वांटिफाई करेंगे, ना कि वेट करके। इसी तरह से एटम्स का जो शेप और साइज होता है ये सेम होता है, इसी वजह से सारे एटम्स का। तो एटम्स को भी हम किस में क्वांटिफाई करेंगे? नंबर्स में क्वांटिफाई करेंगे। तो जब हमारे पास एक एटम्स की तादाद कहलाती है मोल। मोल एक ऐसी तादाद है कि जिसमें हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स आते हैं। सही है। अब मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स आने का मतलब क्या है? मतलब ये है 6.02 एक्सपोनेंट 23 को समझो कि भाई ये नंबर दरअसल है क्या? ये नंबर दरअसल इस तरह का है कि भाई 602 के बाद तकरीबन 21 जीरो लगाना। सही है। इस तरह से 21 जीरो लगाना। तो अब आप खुद सब सोच सकते हो कि ये नंबर कितना बड़ा है। तो मोल दरअसल कहते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 1 डजन ऑफ एग, तो हम कितने अंडे उठाते हैं? 12 अंडे। सही है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 1 मोल एग, तो 1 मोल एग में कितने अंडे आएंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एग। सही है। लेकिन मोल में हम एक्स को क्वांटिफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोल बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा नंबर है ये आप देख सकते हैं। सही है कि भाई इस 602 के बाद भी हमें कितने जीरो लगाने पड़ रहे हैं? 21 जीरो लगाने पड़ रहे हैं। सही है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई मोल किसको कहते हैं? कि भाई इस नंबर को मोल कहते हैं। जैसे
नंबर जो 12 है इसको क्या कहते हैं, डजन कहते हैं। इसी तरह से इस नंबर को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अब इतना बड़ा नंबर मैं किसके लिए इस्तेमाल करूंगा, जो चीज बहुत छोटी होगी। अब अंडे बहुत बड़े हैं, तो इतने अंडे की खरीदारी करना या मेजर करना कोई सेंस नहीं बनता। सही है कि भाई 1 मोल अंडे में पता है कितने अंडे आ जाएंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 अंडे। और ये आपको दिख रहा है कि भाई कितने ज्यादा होंगे। तो इतना बड़ा नंबर जब हम इस्तेमाल करते हैं वो हम बहुत छोटी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत छोटी चीज क्या है, वो दरअसल एटम्स है। सही है। तो जब हमें एटम्स की गिनती करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम मोल का इस्तेमाल करते हैं। और मोल क्या है, मोल दरअसल एक नंबर को कहा जाता है। किस नंबर को, 602 उसके बाद 21 जीरो। सही, यानी किसी चीज के इतने क्वांटिटी ले आओ। जैसे अगर केलों की बात की जाए कि भाई अगर इतने केले ले आओ तो वो इतने केले क्या कहलाएंगे, 1 मोल केले। सही है। तो अब इतने केले तो नहीं होंगे, तो इसी वजह से केलों की खरीदारी भी किसमें की जाती है, डजन वगैरह में। तो ये जो एटम्स को गिनना है, ये दरअसल क्या है, ये एटम्स की मिकदार बतानी है। सही, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को का जो एसआई सिस्टम में यूनिट है वो क्या है, मोल है। सही है। उसी तरह से हमारे पास होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से पहले आप जरा ये चीज समझ लें, हमारे पास 2-3 यूनिट्स हैं यहाँ पर, इलास्टिक मॉड्यूलस, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये 3 एंगल यूनिटलेस है, यानी इनके यूनिट है ही नहीं। सही है। यूनिट क्यों नहीं है वो बाद में तस्करा करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये यूनिट है किस चीज के लिए। जैसे कि इलास्टिक मॉड्यूलस हमें बताता है कि भाई किसी चीज में कितनी स्ट्रेचिंग पावर है, यानी उसको मैं कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, यानी वो अपनी जो डिफॉर्मेशन है वो कितनी बर्दाश्त कर सकता है। सही है। यानी जैसे कि रबड़ है, रबड़ को जब हम खींचते हैं तो उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है। डिफॉर्मेशन यानी शेप में चेंज आ जाना। और जैसे ही मैं उससे वो फोर्स हटाता हूं तो वो अपना रिफॉर्मेशन कर लेता है, शक्ल वापस अख्तियार कर लेता है। तो जिस चीज में ये प्रॉपर्टी होगी तो हम क्या कहेंगे, उसका इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, हाई है। जैसे स्टील है, लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम मरोड़ेंगे तो उसको वो टूट जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, उसका इलास्टिक मॉड्यूलस बहुत कम है। सही है। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा प्लेन एंगल दरअसल हमारे पास ऐसी चीज है, जैसे आप ऐसे समझ लो कि भाई एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट ले लो। मान लो आप सेंटर पॉइंट पे खड़े हो, सेंटर पॉइंट से आपने एक लेजर लाइट लगाई और उस लेजर लाइट को इस सर्कल के इस हिस्से पर मारा। सही है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। अब आपने उस लेजर लाइट को क्या किया, आगे की तरफ मूव कराया इसी सर्कल में, किसमें, सर्कल में। सही है। और इस पॉइंट पे ले आए, इस पॉइंट को हम कहते हैं बी। अच्छा, इसको सर्कल ही समझना। सही है। सर्कल जैसे चूड़ी वगैरह वाला शेप होता है ना, तो ये ऐसे समझो ये एक चूड़ी है और आप इसके सेंटर में हो। सेंटर से आप लेजर लाइट मार रहे हो, इस पॉइंट ए से लेकर बी तक आपने इस लेजर लाइट को मूव कराया। तो ये जो सर्कुलर डिस्टेंस कवर होता है, ये लेजर लाइट का ये जो सर्कुलर डिस्टेंस होता है, ये कहलाता है दरअसल प्लेन एंगल। क्या कहलाता है, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है ये किस तरह का डिस्टेंस है, ये ऊपर भी जा रहा है और इस तरफ भी आ रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये दरअसल 2 एक्सेस में कवर हो रहा है। कितने एक्सेस में कवर हो रहा है, 2 एक्सेस में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस, ये जो लेजर लाइट ये जो डिस्टेंस कवर करती है ये गोलाई में, इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। सही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को आप इस तरह से समझ सकते हो कि भाई जैसे मान लो एक स्फेयर है, स्फेयर से मुराद जैसे आप समझ लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल स्फेयर होता है। सही है। और जैसे मैंने आपको बोला चूड़ी, वो क्या होती है, सर्कल होती है। अच्छा, उसके अलावा जो ये फुटबॉल है, आप ऐसे समझ लो कि फुटबॉल में एक सेंटर पॉइंट है। इतना तो आप इमेजिन कर ही पा रहे होंगे कि भाई एक फुटबॉल है, उसमें एक सेंटर पॉइंट है। मान लो आप उस सेंटर पॉइंट पे बैठे हो, सेंटर पॉइंट से आपके पास लेट सपोज एक टॉर्च आपके हाथ में है। आपने सेंटर पॉइंट से एक टॉर्च को ऑन किया तो उस टॉर्च ने कुछ इस तरह का एरिया कवर किया होगा।
इस सरफेस के ऊपर। अगर आप इस टॉर्च की रोशनी को गौर से देखो तो ये टॉर्च की रोशनी एक साइड से देखने पर कोन शेप जैसा लगता है। कैसा लगता है? कोन शेप जैसा। यही कोन शेप जो है, यही कोन शेप क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोन शेप क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। सही है। तो जब हमें 2D यानी 2 डायमेंशन में बात करनी होती है तो हम प्लेन एंगल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लेन एंगल में चीज आप देख रहे हो कि सिर्फ ऊपर जा रही है, सही है, और पीछे की तरफ आ रही है। पॉइंट ए से बी तक जब मैं मूव कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ऊपर मूव कर रहा हूं और पीछे की तरफ मूव कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मैं पूरा कोन में अगर हम देखें तो एक ये सर्कुलर मूवमेंट जो कि 2D हो जाता है, और एक आगे पीछे की तरफ मूवमेंट ये कोन की ये जो लाइंस है, सही है, तो एक 1D ये हो जाता है। तो ये टोटल 3D जैसा बनता है। सही है। तो स्फीयर आपको पता होगा 3D शेप होता है। तो 3D शेप में जब हम एंगल की बात करते हैं तो हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सही है। अच्छा, सॉलिड एंगल अगर आपको समझ आ गया है तो इसका हम जरा इससे तस्करा करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं कि भाई अगर किसी सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पे टॉर्च है, टॉर्च से अगर लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो वो लाइट टॉर्च से जितनी प्रोड्यूस हो रही है, एक सॉलिड एंगल में से कितनी पास होती होगी? एक सॉलिड एंगल में से कितनी लाइट पास होती होगी? अब एक सॉलिड एंगल में से मुराद क्या है? एक सॉलिड एंगल से मुराद ये है, ये एक कोन। सही है। जब आप मिसाल के तौर पे आपने एक टॉर्च लिया और उसको टॉर्च को ऑन किया, तो जब टॉर्च को ऑन करोगे किसी दीवार पर मारो, सही है, तो आप उस लाइट के पाथ को देखना, वो आपको एक सॉलिड एंगल लगेगा। अब वो सॉलिड एंगल चूंकि बहुत छोटा होता है, इसी वजह से जिस जगह पर वो लाइट पड़ रही होती है वहां पर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं कहता हूं इस सॉलिड एंगल को बड़ा कर दो, क्या कर दो? बड़ा कर दो। बड़ा करने का मतलब क्या है कि भाई ये कोन को बड़ा कर दो। जब कोन बड़ा होगा तो क्या इसकी ब्राइटनेस कम होगी कि नहीं होगी? तो यही चीज है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कि भाई किसी सॉलिड एंगल से, किसी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास हो रही है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको हम यूनिट किससे मेजर करते हैं? कैंडेला से। किससे मेजर करते हैं? कैंडेला से। सही है। तो इस वजह से टॉर्च की ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और बाकी ये जो घरों में बल्ब लगे होते हैं इनकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि ये एक बड़े सॉलिड एंगल में फैल रहे हैं। सही है। तो जितना सॉलिड एंगल ज्यादा उतना ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम। अब जरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर हमारे पास हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, उसके अलावा आ जाओ हमारे पास ये चीज है कि भाई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास यूनिट लेस होती है, जैसे कि हमारे पास इलास्टिक मॉड्यूलस, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यूनिटलेस क्यों है ये समझ लो पहले। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यूनिटलेस इस वजह से है क्योंकि अगर हम प्लेन एंगल, ये जो सर्कुलर एंगल होता है, सर्कल में जो एंगल कवर होता है, इसको हम लिखते हैं थीटा से। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला फासला स्ट्रेट लाइन में, इसको एस से नापा जाता है। सही है। स्ट्रेट लाइन में ये वाला फासला, और फासले का यूनिट क्या होता है? इस लेंथ, यानी स्ट्रेट लाइन में एक ये ए से बी तक की लेंथ। थीटा कैसे निकाला जाता है, ये एंगल कैसे निकाला जाता है, ये देख लो कि भाई ये एक तो जब ये फासला कवर किया तो ए से बी की लेंथ कितनी थी वो, और लेट सपोज ये सेंटर पॉइंट को मैं ओ नाम देता हूं, तो ये ओ से ए तक की लेंथ, इसको यहां नीचे रखना है। अब आप मुझे बताओ, हमने देखा था कि भाई लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो ए बी भी एक लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर, ओ ए भी एक लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, इसी वजह से ये जो थीटा है जिसको हम कहते हैं प्लेन एंगल, इसका कोई यूनिट नहीं होता। सही है। उसके अलावा हमारे पास ये जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास जो एरिया होता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आप इमेजिन करो आप एक स्फीयर के सेंटर में हो, सेंटर से आपने एक टॉर्च मारी, टॉर्च की लाइट से एक सर्कल बन जाएगा उस
फुटबॉल की इनर सरफेस पर। तो जब इनर सरफेस पर आप वो सर्कल देखोगे, वो सर्कल क्या होता है, एक एरिया होता है। सर्कल से क्या निकलता है, एक एरिया निकलता है ना, क्योंकि सर्कल एक 2D शेप है। सर्कल 2D शेप यानी आगे भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी आता है, तो ये 2D शेप उसका एरिया होता है, सही है। तो वो जो सर्कल का एरिया है, लाइट ने जो कवर किया था, उसको जब हम डिवाइड कराते हैं किससे, ये जो ओ से ये जो सेंटर से समझ लो ये सर्कल तक का एरिया तक का फासला, यानी इसको हम आर कहते हैं, वैसे रेडियस कहते हैं। सेंटर से एंड तक के फासले को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो हम इसमें एरिया और रेडियस के स्क्वायर को डिवाइड कराते हैं, सही है। अब रेडियस क्या है, ये वाली लेंथ है, और एरिया क्या है कि भाई ये सर्कुलर एरिया है। अब एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, जो कि आपको यहां से पता चल सकता है, क्योंकि एरिया का जैसे अगर आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हो कि भाई एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी किसी लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करा दो। अब लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, इसी वजह से ये मीटर मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। इस वजह से एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। अब रेडियस क्या है, रेडियस का यूनिट मीटर होता है। रेडियस सेंटर से लेकर सर्कल के एंड तक का फासले को रेडियस कहते हैं, मीटर है। अब आर स्क्वायर है, तो इसकी वजह से यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से ये जो हमारे पास सॉलिड एंगल होता है, ये भी यूनिटलेस होता है, सही है। तो ये सॉलिड एंगल किस फॉर्मूले से निकलता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, रेडियस का यूनिट होता है मीटर। रेडियस पे स्क्वायर आने की वजह से मीटर स्क्वायर, दोनों कैंसिल। इसी वजह से सॉलिड एंगल का यूनिट भी क्या होता है, नहीं होता हमारे पास, सॉलिड एंगल भी यूनिटलेस होता है। लेकिन ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, उसके अलावा डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की बुनियाद पर एक्सप्लेन की जाती है, सही है। जैसे कि वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ये है कि भाई 3 बार लेंथ को जोड़ो, किसको, 3 बार लेंथ को जोड़ो तो वो क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। इसी तरह से एरिया, एरिया भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी है कि जिसमें हमें 2 बार लेंथ को जोड़ना होता है, सही है। अब जब 2 बार लेंथ को जोड़ूंगा तो मतलब 2 बार मीटर को जोड़ूंगा, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर ही होता है, सही है। और यूनिट उसका क्या बन जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, किसका, एरिया का। इसी तरह से वॉल्यूम में 3 बार लेंथ को जोड़ना पड़ेगा। 3 बार लेंथ को जोड़ने का मतलब क्या है कि भाई 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई कराना, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर है, तो इससे क्या बनता है कि भाई ये मीटर क्यूब बन जाएगा। उसके अलावा वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी कहते हैं स्पीड को। वेलोसिटी जब हम डिफाइन करते हैं, वो इस तरह से डिफाइन करते हैं किसी भी चीज की स्पीड, कि भाई एक खास वक्त में उसने कितना फासला तय किया, एक खास वक्त में उसने कितनी लंबाई तय की, सही है। तो लंबाई, मिसाल के तौर पर इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड का, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो होता है हमारे पास लेंथ, यानी कितनी लंबाई, और कितने वक्त में कवर की, तो ये हमारे पास दरअसल कहलाती है वेलोसिटी। किसी चीज ने कितनी लंबाई कवर की, लंबाई यानी कितना फासला कवर किया, कितने वक्त में, ये क्या कहलाता है, उसका वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी का देखो यूनिट क्या बनता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। इसी वजह से वेलोसिटी का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और किससे डिराइव हुई है, लेंथ और टाइम से, सही है। इसी तरह से फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसका यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन। अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स के फॉर्मूले से पहले ये एक्सेलरेशन समझ लो कि भाई एक्सेलरेशन होता है हमारे पास मीटर पर क्या नाम है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जैसे आपने देखा कि भाई वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो ये टाइम का सेकंड और मीटर पर सेकंड का सेकंड मिलके क्या बना लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना लेते हैं, सही है। तो इसी वजह से एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कराना। अब मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं न्यूटन। तो न्यूटन भी क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि 3 बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है। क्या क्या, केजी,
मीटर और सेकंड, केजी मीटर और सेकंड, सही है। इसी तरह से डेंसिटी, डेंसिटी क्या है कि भाई केजी अपॉन मीटर क्यूब, ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है हुई। किस किस क्वांटिटी से बना है कि भाई केजी यानी मास और मीटर यानी लेंथ से बना है, सही है। तो ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज।